नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन, यानी सोमवार का एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं और टक्कर की प्राइम टाइम डिबेट में आपका अभिनंदन है। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जोरदार वार किया है। उन्होंने कहा है कि अलगाववाद, नफरत, कट्टरता और पक्षपात को बढ़ावा देने वाली शक्तियां देश पर अब हावी हो चुकी हैं और इन्हें सत्ता का भी पूर्ण समर्थन हासिल है। तो जवाब में बीजेपी का कहना है कि यूपीए का शासन अराजकता और विभाजन की राजनीति वाला था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए, तीखा हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से श्री राम जन्मभूमि के मसले को अटकाया, भटकाया और लटकाया। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चल गया है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप है कि यह सब बीजेपी करवा रही है और उनकी नफरत की राजनीति करा रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर। स्वागत है आपका टक्कर में 24 का असर, सियासत में गदर। सीएनबीसी आवाज के सोमवार एडिशन अर्थात मंडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। एक तरफ श्री राम दरबार की हुंकार, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्म के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी और यूपी की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के प्रण के साथ मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। और दूसरी ओर नफरत के आरोप वाला वार। जब अलगाव, नफरत, कट्टरता, पक्षपात की राजनीति को बढ़ावा देने वाली शक्तियां अधिक सक्रिय होती है, उन्हें सत्ता का समर्थन प्राप्त होता है। फिर शुरू हुआ पलटवार। जब आपके नेतृत्व में उस समय देश में क्या हो रहा था, दिल्ली से लेके मुंबई तक दंगे धमाके हो रहे थे। कश्मीर में पाकिस्तान के और आईएसआईएस के झंडे, ये विभाजनकारी नहीं थी, ये सौहार्दकारी राजनीति थी। ये बयान साफ बता रहे हैं कि सियासी तापमान कितना हाई है। और इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर चीन का मुद्दा उठाकर सरकार पर अटैक की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। चाइना के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने कोई एमओयू साइन किया था। 1962 में क्या हुआ था, वो चाहे उनसे पूछना राहुल जी। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता भी चल गया। अखिलेश यादव इस जूता कांड का आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। जो कार्यकर्ता वहां था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। उधर कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है, उन्हें भगवा से चिढ़ है। जो कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी की रामधुन से जानी जाती थी, वो आज भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस नाम से जानी जा रही है। तो आज सियासत के लगातार बढ़ते तापमान पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोहब्बत का बाजार या राम दरबार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। तो मैजिक वॉल पर आएगा आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, सियासी लड़ाई के हाई तापमान का विश्लेषण। सोनिया गांधी का वार, मोहब्बत की दुकान से बीजेपी पर
नफरत के आरोप वाला बाण चलाया। अमित शाह का पलटवार, गृह मंत्री का पलटवार, राम मंदिर का मुद्दा उठाकर कांग्रेस की दुखती रग पर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। पीएम मोदी बोले 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटालों का युग था और अब बात लखनऊ के जूता कांड की, और ये जूता कांड हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य पे और इनके अपने कार्यक्रम में हुआ है। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चल गया है और जूता इनके अपने कार्यक्रम में चला है। बताऊं मैं आगे, और बड़ा सवाल आज ये है, मोहब्बत का नाम और नफरत का पैगाम। आज इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा में हम जाएंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, तो स्क्रीन पे मेरे साथ राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है जो कि छत्तीसगढ़ को भी देख रही हैं। मेरे साथ सुनील यादव है, उनका भी अभिनंदन है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, फॉर्मर एमएलसी है। वारिस पठान है, फॉर्मर एमएलए है, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। मेरे साथ शुभ्रास्त्रा जुड़ेंगी जो कि जानी मानी लेखिका है, और मेरे साथ गौरव भाटिया है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया आपका, और शुरुआत का 1 मिनट आपको देता हूं, फिर राधिका जी आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। सोनिया गांधी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत वाले सारे काम कर रही है और सिर्फ काम ही नहीं कर रही, संरक्षण तक दे रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? और दूसरी तरफ गृह मंत्री राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। गौरव। अभी जी देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रही हैं। हम सबको पता है कि उनका चश्मा आधा इटालियन है, आधा चीनी है, और राहुल गांधी का आधा चश्मा चीनी और आधा पाकिस्तानी है, इसलिए उनको नफरत दिखाई देगी ही, वो इस तरह के वक्तव्य देंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल ये उठता है, बताना चाहिए सोनिया गांधी जी को कि जब राजीव गांधी जी को याद करती हैं जी, 1984 के दंगे हुए, हमारे सिख भाई बहनों को मारा गया, बहनों के साथ बलात्कार किया गया, तो राजीव गांधी ने वक्तव्य दिया, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसके लिए माफी मांगी है आज तक क्या? दूसरा, माफी मांगना तो दूर की बात है, 30 साल के इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एसआईटी बनी और सज्जन कुमार दोष सिद्ध हुआ, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से दोनों जगह से सजा याफ्ता है। लेकिन जगदीश टाइटलर, जिनका नाम सिख दंगों में बड़ी प्रमुखता से आया जी, और उनको चार्जशीट किया गया, उनको बार बार महिमा मंडन करके अलग अलग पदों पर सम्मान दिया गया। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें चीनी और पाकिस्तानी? गौरव, आपके जी, आपके 7 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन मेरा एक सवाल है, काउंटर सवाल है आपसे। देखिए, कांग्रेस बार बार कह रही है कि आप नफरत का काम कर रहे हैं, और ये समूचा विपक्ष कह रहा है, सपा भी कह रही है, जूता कांड हो तो आपने कराया है, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो वो आपने कराया है, तो नफरत के एजेंट्स आप हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप आ रहा है। अच्छा, तो ये सरेंडर मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को जब राहुल गांधी कहते हैं, रावण से तुलना करते हैं, भारत माता की हत्या हो गई है कहते हैं, सैम पित्रोदा 1984 के दंगों को हुआ तो हुआ बताते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोला जाता है, खड़गे जी रावण बुलाते हैं, और उसके अलावा तमाम, कभी बिच्छू, कभी नाली का कीड़ा, कभी चौकीदार चोर है। ये मोहब्बत की दुकान है। तभी तो मैंने कहा राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में चीनी नफरत का सामान है जी। मतलब नरेंद्र मोदी जी से नफरत करो, चीन से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अंत कर रहा हूं 10 सेकंड में, वो करार जो किया है चीन से पार्टी टू पार्टी, राहुल गांधी तब जो है हस्ताक्षर करते हैं, कांग्रेस की सरकार है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है चीन से मोहब्बत की दुकान और भारत से नफरत की दुकान? यही तो मांग रहे हैं कि सार्वजनिक कर दो उसको। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मैं सीधा राधिका खेड़ा का रुख करता हूं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं। राधिका खेड़ा, अमित शाह कह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को भी लटकाती रही, भटकाती रही, और नफरत तो असल में आप फैलाते हैं, वोटर को श्रापित आप करते हैं,
वोटर को गाली आप देते हैं। अमीश जी, हम सब सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज की पहचान होती है यहाँ पे लोगों की उनकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध होता है, होना भी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, विरोध बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन किंतु जब कोई व्यक्ति अहंकार में आके अपनी भाषा की मर्यादा, अपनी जबान की मर्यादा भूल जाए तो वो बहुत गलत होता है। आप भी जानते हैं, अगर कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो कीचड़ ही उछलती है। लेकिन यहाँ पे बैठे गौरव जी वकील हैं, तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। जब कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो वो अपराधी कहलाता है, लेकिन बार बार अगर वही अपराध वो करता है तो वो आदतन अपराधी कराता है। इसी तरीके से आदतन बदतमीजी करना, बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करना, घटिया भाषा का इस्तेमाल करना श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, श्री राहुल गांधी जी के लिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, हमारे अन्य सीनियर लीडर्स के लिए, हमारे महिला प्रवक्ताओं के साथ भी ये आदत हो चुकी है श्री गौरव भाटिया जी की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है और ये हमारा निर्णय है कि जिस भी डिबेट में ऐसी बदतमीज भाषा, ऐसी बेहुदा और इस तरह की घटिया भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के साथ हम कोई भी डिबेट ज्वाइन पर हमारे कार्यक्रम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है राधिका। जैसे हमारी पार्टी की लाइन है, नहीं हमारे कार्यक्रम में तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये आदतन है और ये बात हमने आपके अमीश जी, ये बात हमने आपके चैनल को बता भी दी थी कि ऐसे बदतमीज घटिया भाषा शैली इस्तेमाल करने वाले गौरव भाटिया के साथ कांग्रेस पार्टी कोई भी डिबेट ज्वाइन नहीं करेगी। इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपके डिबेट से भाग नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसे आदमी के साथ मैं बिल्कुल भी, जैसा मैंने कहा, कीचड़ में पत्थर फेंकेगी तो कीचड़ हमारे लिए आएगी। और मैं आपके माध्यम से अमीश जी आपको और सभी देशवासियों को अरे जबान की पक्की बनी है भाई, टाटा डर गई भाई बदतमीजी का इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, डर लग गया ना। मैं कंप्लीट कर लूं। अरे जी आपको मोदी जी का एक सिपाही गौरव भाटिया आप लोगों के लिए बहुत है, पूरी कांग्रेस पार्टी हिली हुई और सभी देशवासियों ये मैडम खुद गाली गलौज करती हैं। इनकी पार्टी में गाली वाली आंटी है, हर महादेव। इनकी पार्टी में गिलास तोड़ प्रवक्ता है। राधिका जी आप बैठिए तो सही, उठ रोज गाली संवाद करिए। मुझे लगता है कि इस संवाद से क्या पता कुछ हल निकल आए। एक सेकंड स्क्रीन दिखाइए, राधिका जी को भी दिखाइए। राधिका जी आप वापस आइए, मेरा निवेदन है 10 सेकंड के लिए आइए। राधिका जी मेरा निवेदन है 10 सेकंड के लिए आइए। गौरव भाटिया आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे शब्द आपने क्यों बोले? क्या शब्द बोले आपने ऐसे? गौरव भाटिया हाँ आपने ऐसे क्या शब्द बोले कि कांग्रेस आपका बॉयकॉट कर रही है? नहीं अमीर जी, होता क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के सिपाही प्रवक्ता जब आते हैं टीवी डिबेट में, तैयारी के साथ आते हैं जी। देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं, भारत माता की हत्या होगी, हम लोगों का खून खौलता है, मर्यादा बनाए हुए हम लोग बहुत कर्रा जवाब देते हैं। ये लोग अपने हेडक्वार्टर पे जाते हैं, चापलूसी करते हैं, वहां तय होता है कि गौरव भाटिया अगर प्रवक्ता आएगा तो नहीं आएंगे। अरे ये तो आपकी वजह से इनके समक्ष बैठ जाते हैं। इन लोगों की राजनीतिक हैसियत आज है क्या? अपॉइंटमेंट दे के ना मिले इनसे। और मैं पूछना चाहूंगा, मधुर वाणी की बात कर रहे थे, ये जो मौत का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खून की दलाली, नामर्द मसूद, ओसामा, दाऊद और आईएसआई, ये पवन खेड़ा ने कहा था। गाली वाली आंटी रोज आती हैं। तानाशाह हिटलर सुशील कुमार शिंदे ने कहा बोटी बोटी कर देंगे। इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और उसके अलावा राशिद अलवी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम। सोनिया गांधी बोली जहर बोने वाला है, जी। मौत का सौदागर है। हुसैन दलवाई चूहा बुलाए, सलमान खुर्शीद बंदर बुलाए, जयराम रमेश भस्मासुर बुलाए। ये मधुर वाणी थी। अमीर जी बताइए आप मुझे। जी देखिए, अब ये एक सवाल पूछा, उस एमओयू में लिखा क्या है? मामला है, देश आप की लोग दलाली क्यों इसके करी? ऊपर भाग खड़ी हूँ जी, क्योंकि मेरे चैनल पे ये सब कुछ नहीं हुआ। जिस चैनल पे हुआ मुझे लगता है कि उससे सफाई लेनी चाहिए। मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ। आपके चैनल पे नहीं हुआ। चौकीदार चोर है। नहीं, चौकीदार मेरा चोर है आपके मेरा चैनल नहीं, पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपका और नहीं, ये चौकीदार चोर 2018-19 में हुआ था। मैं आज की तारीख में मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। महिला प्रवक्ताओं ने कैसे नहीं, मेरे चैनल पर ना आपने ऐसे शब्द बोले ना, उन्होंने ऐसे शब्द बोले, ये मेरा कहना है। गौरव विषय आप नहीं है। गौरव मेरा निवेदन है, विषय आप नहीं है। एक सेकेंड
एक सेकेंड देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि वो अब आपका बॉयकॉट कर रही है, वो चर्चा में नहीं आएगी, तो इससे तो आप लोगों को ही, बीजेपी को बड़ा मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है, मेरा पार्टी ना हो गई, पूरा विश्व हो गई। वारिस पठान का रुख कर देता हूं। लात मारी है अमीर जी। नहीं, देखिए लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। वारिस पठान, क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान चला रही है? क्योंकि आज अमित शाह ने साफ शब्दों में बोला कि राम मंदिर बनने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लटकाया भी, अटकाया भी और भटकाया भी, और 80 की 80 यूपी की सीटें हमारी झोली में आएंगी। अमीश भाई, आपने बहुत छोटा अल्फाज यूज किया। क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान चला रही है? नहीं, नफरत का पूरा होलसेल का बाजार चला रहा है। नफरत की पूरी मोनोपोली की मार्केट ही उनके पास है। 9 साल में जितनी नफरत देश में फैली है, इतनी नफरत आजादी से लेके अब तक नहीं देखी है। ऐसा बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं अमीश भाई। इतनी नफरत, और खास तौर से एक समुदाय मुसलमानों के प्रति तो इनने जैसे कि एक जंग छेड़ दी है। इनको हर चीज से हमारी नफरत, हमारे हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, घूमने फिरने से नफरत, पहनने के कपड़े से नफरत, सब चीज से नफरत। क्यों भाई इतनी नफरत फैलाने का? क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकाना है। इनको वही अपना जो एजेंडा है, गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, उसी की बुनियाद पे देश को लेकर जाना है, जिससे 200 से 350 तक पहुंच गए। मगर जनता जनार्दन है। और औरंगजेब की मजार पे तो आप भी जाते हैं। नूह के अंदर आप हमने एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अमीश भाई, आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए कि आज से वहां कोई नहीं जाएगा, तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। जो दरगाह पे जाकर फातिहा उसकी मजार पे जाके दरगाह पे जा सक, कब्र पे जाना, कब्र पे जाना सवाब है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मोदी जी को फोन करिए और बोलिए कि वहां से उसको हटा दे एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। अरे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की आपने मेरी बात काट दी, तो उनकी मजार पर जाओ। आपको जाना है तो अब ये मेरे को पूछना, अब्दुल कलाम की मजार पर जाओ। आपको जहां जाना है वहां जाओ। मुझे किसकी मजार पे जाना है, मुझे किसकी दरगाह पे जाना है, ये अब मुझे क्या अमीश देवगन बताएंगे? क्यों नफरत फैलाते हो अमीश भाई? सुनो ना मेरी बात। औरंगजेब के पास जाके प्यार फैलाया जाता है? मैं इस सवाल पूछ रहा हूं, औरंगजेब की मजार पे जाकर क्या प्यार का मैसेज दिया जाता है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तो मैं बोल तो रहा हूं, डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं आपको। आप कर दीजिए उसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के, वहां कोई नहीं जा सकता तो नहीं जाएंगे। उससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं? अब मैं जब आपको नूह की बात कर रहा हूं, जिसपे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत तिक्की टिप्पणी की, ऑब्जर्वेशन किया है कि क्या वहां पर एथनिक क्लिंसिंग हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। मुसलमानों के 750 घरों को तोड़ दिया, उजेड़ दिया, मेडिकल स्टोर को, मौलाना साद को मार दिया, बिना नोटिस दिए घरों को जला दिया। ठीक है, जवाब जरूरी है। मगर सुनिए, जवाब का अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ अमीश भाई। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 सेकंड में अपनी बात को बंद कर दूंगा। 10 सेकंड। देखिए, हमारी तरफ तो साफ बात है, एक तरफ चौकीदार है, दूसरी तरफ दुकानदार है। अगर मैं इनकी तरफ से बोलूंगा, अगेंस्ट में बोलूंगा अगर एनडीए के, तो मेरे को अभी गौरव भाटिया बोलेंगे वारिस पठान एंटी नेशनल है, इसको पाकिस्तान भेजो। अगर मैं इनके अगेंस्ट बोलूंगा तो अभी के अभी मेरे को डिक्लेयर कर देंगे सेक्युलर नहीं है, बीजेपी का एजेंट है, बी टीम है, सारे मेरे पे इल्जाम लगा देंगे। मगर मैं इनको पूछना चाहूंगा, मेरे भाई, आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? मुसलमान, दलित, क्रिश्चियनों पे अत्याचार हो रहा है, आप क्यों खामोश बैठे हो? आप तो आवाज बुलंद करो ना। 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर जाके कमलनाथ जैसे इंसान जो एक्स सीएम रह चुके हैं, बाबा भागेश्वर की पैरों के अंदर जाके बैठ जाते और बोलते हैं 80% देश के अंदर हिंदू है, तो ये हिंदू राष्ट्र है। और तमाम सेक्युलर के बड़े बड़े नेता है, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के नेता अमित भाई खामोश बैठे। सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव से सवाल पूछा गया। सुब्राष्ट्रा में आऊंगा आपके पास। सुनील यादव, आप सेकुलर बनते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपको हर वोट भी चाहिए, लेकिन बात भी नहीं करनी है। यह वारिस पठान का आरोप है। देखिए अमीश जी, हम लोग सेकुलर बनते नहीं, हम लोग सेकुलर हैं। और आज जो आपने डिबेट का एजेंडा रखा है, वो दोनों बातें एक ही हैं। दोनों बातें आपने कोशिश की है कि वो अलग अलग हों। भगवान राम का दरबार और मोहब्बत की दुकान तो अलग अलग कहां है। भगवान राम के दरबार का मतलब ही है प्यार का दरबार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर क्या कर रही है?
भगवान राम के नाम पर पीछे छिपने से आपका भ्रष्टाचार नहीं छिप जाएगा? भगवान राम के मंदिर के नाम पर ये बताइए चंदा चोरी किसने की है? भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया है? देखिए, अगर भगवान राम के सपने को कोई मार रहा है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भगवान राम की सोच को अगर कोई कमजोर कर रहा है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये बात मैं इसलिए आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो राम के भी हैं, लेकिन देखिए आज अमित शाह ने बोला कि बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह को कार सेवकों पर गोली चलवाने का दबाव था, लेकिन बाबूजी ने कल्याण सिंह ने गोली नहीं चलाई। और ये इतिहास है, उन्होंने गोली नहीं चलाई, अपनी सरकार कुर्बान कर दी और गोली नहीं चलाई और राम मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। और दूसरी तरफ आपका शासन था, आपने राम सेवकों पर गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी? हम दूसरी बात करें। जी सुनील जी, आपका सवाल हो गया। हम ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था है, इस समाजवादी व्यवस्था ने जन्म कहां से लिया? समाजवादी व्यवस्था ने जन्म लिया भगवान राम के जीवन से, उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके पूरे जीवन से। जी। वहीं से तो समाजवादी व्यवस्था आई, वहीं से तो समाजवादी विचारधारा आई। और उस समाजवादी विचारधारा को आजादी से पहले गांधी जी ने और भगत सिंह ने अपने एजेंडे पर रखा, उस पर काम किया। और आजादी के बाद वो समाजवादी व्यवस्था आपको अगर कहीं देखने को मिलती है तो भारतीय संविधान में गौरव भाटिया रिप्लाई। जी गौरव भाटिया जवाब गौरव भाटिया तो नहीं थी जी, गौरव भाटिया भगवान राम के जीवन में बंटवारा तो नहीं था। जी भगवान राम के जीवन में छुआछूत तो नहीं थी। देखिए महिलाओं के खिलाफ चुप्पी तो नहीं थी। गौरव जी, मणिपुर में जैसी घटनाओं पर चुप्पी तो नहीं थी। मैं उत्तर देता। जी आप बात करती भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, क्या भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा इस देश में कोई परिवारवादी है? भारतीय जनता पार्टी बात करती भ्रष्टाचार की। आप बताइए अमीश जी, ईमानदारी मैं आपसे आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, मैं उत्तर दे दूं। आप दिल में हाथ रखिए, आंख बंद करिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आज की भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारियों का सरदार कौन है? बताइए, किसका चेहरा सामने आ रहा आपके? ईमानदारी से बताइएगा। अखिलेश यादव का। ये गौरव भाटिया जवाब नहीं, वो जान रहे हैं, अमीश जी भी जान रहे हैं और जो मुझको सुन रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं कि आज के समय भारतीय राजनीति में परिवारवादी बीजेपी भ्रष्टाचारी भी, आप कह रहे परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी, और राम के तो आप भी है। गौरव जी देखिए, ये राम के भी हैं और कृष्ण के भी हैं। आज सुनील भाई ने अपने पीछे वासुदेव कृष्ण की फोटो लगा रखी है और कह रहे राम के तो हम हैं ही, हम तो कब राम के ना थे। क्यों बीजेपी को लगता है ये राम के नहीं है? क्यों गृह मंत्री जी को लगता है ये राम के नहीं है? अमीर जी, अभी भगोड़ा पार्टी की प्रवक्ता भाग खड़ी हुई तो एक मन में विचार आया, एक बहुत अच्छी कहावत है, जो आपका विरोधी होता है और कमजोर होता है ना, पहले वो आपकी आलोचना करता है, जब आलोचना से काम नहीं चलता है तो वो आपको गाली देता है, जब गाली देने के बाद भी आप जीत जाते हैं तो वो आपका बहिष्कार करता है, और जब बहिष्कार करके भाग जाता है तो आपकी विचारधारा की जीत हो जाती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में इतना दमखम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता के सामने बैठ के चर्चा भी कर सके। यह दिखाता है कि हम जो बात करते हैं वो कितनी ठोस, मजबूत, ईमानदारी से करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है। अब सपा पे आते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम सेक्युलर हैं। जी, मैं कहूंगा अगर सेक्युलर होना, जो आतंकवादी हैं उनका धर्म देख के उनके मुकदमे वापस लेना है, तो भगवान किसी को सेक्युलर ना बनाए। अगर सेक्युलर ये है कि 27 साल बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि कार सेवकों पे मैंने गोली चलाई, अगर और चलवानी पड़ती तो मैं वो भी चलवा देता, क्योंकि चुनाव थे। तो भैया ऐसा सेक्युलर किसी को ना बनाए। जवाब शार्प रिप्लाई सुनील यादव का जवाब। बहुत देर सुना। देखिए, जी नहीं आपने सुना, गौरव जी आपने सुना, आपने बोला भी। ओके, एक 30 सेकंड सुनील यादव रिप्लाई दे दे, फिर आपका जवाब। सुनील यादव 30 सेकंड में रिप्लाई। ये सवाल है, गोली को चलवाई कार सेवकों पर आपने। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा अमीश जी कि
किसी भी पार्टी का प्रवक्ता पढ़ा लिखा करे या अध्ययन किया करे, वो मुझे लगता है हर व्यक्ति जो आता है टीवी पर पढ़ लिख करके आंकड़ों के साथ आता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो समाजवादी सोच है कि कह रहे थे मुस्लिम वो सोच कहाँ से आई है। मैं आपके कार्यक्रम में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ सुनील यादव 30 सेकंड बोल रहे बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाजवादी सुनील यादव आप बोलिए 30 सेकंड बोलिए। सुनील जी 30 सेकंड बोलिए। वो जानते हैं कि समाज में अगर सबसे पहला कोई समाजवादी विचारधारा का कोई था तो वो भगवान राम थे, जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गरीबी अमीरी के खिलाफ लड़ाई लड़े, और सिर्फ लड़े ही नहीं, सबसे भगवान राम कौन सी विचारधारा के थे? समाज के सबसे कमजोर एक सेकंड ये रिपीट करिए। ना ये रिपीट करिए, आपने क्या बोला? एक सेकंड क्या बोला? भगवान राम कौन सी विचारधारा के थे? डायन बताते हैं। नहीं भगवान राम कौन सी राम से समाजवादी विचारधारा निकली है। हमने ये कहा भगवान राम और समाजवादी विचारधारा, ठीक है, भगवान राम के जीवन जवाब उनके व्यवहार, अखिलेश साहब भी वेट कर रहे हैं। जी जीवन से समाजवादी सोच गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए अभी सुनील यादव साथी हैं मेरे, उन्होंने कहा था आंख बंद करो और आंख बंद करके चेहरे बताओ किसका आता है। मैंने आंख बंद करी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन? अखिलेश यादव। फिर आंख बंद करी, सबसे बड़ा तुष्टीकरण करने वाला सांप्रदायिक नेता कौन? फिर से यादव परिवार के नेता और अखिलेश यादव। सबसे बड़ा वंशवादी कौन है? वो भी अखिलेश यादव। और आंख बंद करी, 200 रुपए की टोटी किसने चुराई बंगले से सरकारी? वो भी अखिलेश यादव। अरे आंख बंद जनता ने नहीं करी है, जनता की आंखें खुली है। और सीट आई थी 3 लोकसभा में। क्यों आई थी लोकसभा में 3 सीटें? इसलिए कि जनता जान गई थी कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में पंथ निरपेक्षता का मतलब है। और मैं पढ़ देता हूं, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। यह संविधान के विपरीत है। ये कैसी पंथ निरपेक्षता है? हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? सिखों से इतनी नफरत क्यों? पूछता है भारत। उत्तर दे दो आंख बंद करके। सुनील यादव पॉइंटेड। देखिए अमीश जी, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप आंख बंद करिए, अंधभक्तों से नहीं किया था। अंधभक्त तो खुली आंखों से भी वही देखते हैं, कूड़ा कबाड़ा जो उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। हम उनसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि हम किसी भी शब्द की मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं और हम कांग्रेस नहीं हैं। हम डिबेट छोड़ के नहीं जाएंगे। हम समाजवादी लोग हैं। हम जिस भाषा में आप बात करेंगे उसमें ठीक करना हमको आता है और हम कर सकते हैं। ये हम आपको इसी कार्यक्रम में बता रहे हैं। इसलिए शब्दों की मर्यादा बहुत सोच समझ करके बोलिएगा। हम आपके नेता के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं जो अमर्यादित हो, तो हम कृपया करके आप इस कार्यक्रम में और आगे से हमारे नेता के खिलाफ कोई अमर्यादित शब्द मत बोलिएगा। हाँ, जहां तक सवाल समाजवादी विचारधारा का है या भगवान राम का है या आपके एजेंडे का है कि मोहब्बत की दुकान, भगवान राम, समाजवादी विचारधारा और प्यार का दरबार, ये अमीश जी एक ही बात है। नहीं, ये तो आपको सूट कर रहा है। आप बोल रहे हैं के खिलाफ नहीं तो आप कह रहे हैं कि किसी गरीब के खिलाफ नहीं थे, महिला के खिलाफ नहीं थे। भगवान राम झूठ नहीं बोलते थे, भगवान राम भ्रष्टाचारियों को गले नहीं लगाते थे, भगवान राम गलत आंकड़े नहीं पेश करते थे। भगवान राम की भी विचारधारा हो गई है सुब्राष्ट्रा। कब तक अपनी दुकान? सुनील भाई, अब आपने काफी देर बोला, सुब्राष्ट्रा पहली बार बोल रही हैं और काफी देर से वेट कर रही है अपनी टर्न का। भगवान राम की भी विचारधारा हो गई है और 2014 के बाद से सारी नफरत आने लगी है पूरे देश के अंदर। 1947 का बंटवारा जो हुआ था वो तो प्यार में हो गया था बंटवारा। हाशिमपुरा के जो दंगे हुए थे वो प्यार में हुए थे। मलियाना के जो दंगे हुए थे वो प्यार में हुए थे। मुजफ्फरनगर के दंगे तो बेहद प्यार के लिए हुए थे। और सिखों का नरसंहार तो प्यार की भावना का प्रतीक था इस देश के अंदर। ये सब तो 2014 के बाद ही हुआ है शुरू। उससे पहले तो बिल्कुल मोहब्बत थी देश के अंदर। आपको नहीं लगता ये बात बिल्कुल सही है? आमिश जी, मैं बहुत अम्यूज्ड हूं ये देख करके कि आज भगवान राम की विचारधारा को परिभाषित किया जा रहा है। और अगर मुझे उस जो अभी स्टेटमेंट दिया गया आपके चैनल पे कि भगवान राम की विचारधारा प्यार थी, तो मैं उसी पे 1 मिनट अटक करके मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता भगवान राम की विचारधारा प्यार मात्र थी।
भगवान राम की विचारधारा न्याय थी, और ये न्याय ही था कि अपनी पत्नी, जिनके प्रेम में वो एक पत्नी व्रत रह गए, उस जमाने में राजा कितनी कितनी शादियां किया करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शा। जब समाज से ये उंगली, उनके चरित्र पर उंगली उठी, तो ये विचारधारा प्रेम की नहीं थी, ये विचारधारा न्याय की विचारधारा थी। और ये जो मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसे जुमले चल रहे हैं, इन लोगों की मोहब्बत इतनी ज्यादा उछल उछल कर सामने आती है कि राहुल गांधी ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहां पर बॉर्डर पे सभी, किसी को अगर राहुल गांधी ने लोकेशन बताया हो कि इस लोकेशन में चीन ने एंटर किया है हमारे यहाँ, वो बता नहीं पा रहे, ना तो उनके कोई भी गुर्गे बता पा रहे हैं, और डिबेट से छोड़ करके डिबेट्स उससे उठ करके चले जा रहे हैं, येन केन प्रकार कोई भी बहाना बना करके। और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि हम तो, ये तो प्रेम करने वाले लोग हैं। जी। कैसी देशभक्ति है ये, कैसा राष्ट्र प्रेम है ये, कि आप बॉर्डर स्टेट में जाते हैं, वहां जाकर के फिर आप ऐसी बयानबाजी देते हैं जिससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का फायदा हो, और भारतीय जनता को अपनी सरकार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति संदेह उत्पन्न हो। जी। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, सीधा उस ब्रेकिंग स्टोरी का रुख कर लेते हैं। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कांग्रेस पे सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस हिंदू विरोधियों के साथ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं भारत के टुकड़े होंगे, उनके साथ है कांग्रेस पार्टी। रघुपति राघव राजा राम पहले पहचान थी, अब कांग्रेस की पहचान बदल गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, बहुत सीधा और स्पष्ट हमला किया है। इससे सीधा और डायरेक्ट हमला कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस हिंदू विरोधी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की ये लाइन, भारत के टुकड़े होंगे, ये अब उनकी पहचान है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिली है, और कल गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं मिली है। एक अकेले हिंदू संत है आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के, उनकी ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा अनुज अत्रे का रुख करता हूं, जो कांग्रेस के नेता है। अनुज अत्रे को स्क्रीन पे लेके आइए। अनुज अत्रे, क्या कहना चाहते हैं आप? आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये डायरेक्ट अटैक है कांग्रेस पार्टी पर कि हिंदू विरोधी हैं आप लोग। देखिए, मुझे लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णन को जो गोडसे के जो पक्षधर हैं, जो गोडसे की पूजा करने वाले हैं, उनसे पूछने की हिम्मत दिखानी चाहिए। कांग्रेस पे सवाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस तो आज भी गांधीवादी सोच के लोग हैं, और उस गांधी को मानते हैं कि जिनके अंतिम समय में जिनके अंतिम शब्द हे राम थे, रघुपति राघव राजा राम का रोज पाठ किया करते थे, और आज भी हम लोग उसी परंपरा को मानने वाले हैं। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय धर्म का धंधा चल रहा है, और अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है कि बात आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए अनुज भाई, ऑल ड्यू रिस्पेक्टिव, आचार्य प्रमोद कृष्णम अंधे हो गए हैं या उनके ज्ञान के चक्षु अब खुले हैं? उनका कहना है कि कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह उनके साथ है, और कन्हैया कुमार को तो कांग्रेस ने लिया ही है, और सिर्फ लिया नहीं है, सीडब्ल्यूसी में उसको जगह भी दी है। पहले रघुपति राघव राजा राम पहचान थी, हम तो गांधी, अभी भी वही पहचान है। आप जाइए देखिए, लेकिन गोडसे की पहचान वाले कौन है? आज आचार्य प्रमोद कृष्णन को भाजपा से सवाल करना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर के कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। इसका जवाब उनको देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है शीर्ष नेतृत्व उनसे जरूर इस बात का सवाल जवाब करेगा कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों बोला। लेकिन हम तो आज भी आज देश में नफरत फैलाने वालों की बात होनी चाहिए, नफरत की दुकान बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं हम तो मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोलनी, क्योंकि देश में नफरत का व्यापार फैलाया जा रहा है। बिकती तो हर कोई खरीद लेता, लेकिन मोहब्बत तो दिलों में होती है। दुकानों में बिकती तो हर कोई खरीद लेता, सबको मोहब्बत हो जाती है। ये बड़ी डिटेल की बात है। किसी दिन मोहब्बत पे अच्छे से चर्चा करेंगे। सुभराष्ट्र, मोहब्बत दुकानों में बिकने लगी है, और आचार्य प्रमोद, एक गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा अटैक करा है, और अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोग अंधे हो गए हैं। नहीं, मैं तो अनुज जी से प्रतिप्रश्न पूछ रही हूँ कि आपकी जो प्यार की दुकान है, वहां प्रेम किस तरीके से बिक रहा है? कि आप अपने ही पार्टी के लोगों में प्रेम बांट नहीं पा रहे हैं? वही आपके ग्राहक नहीं है तो बाहर भारतीय जनता खाक आपकी ग्राहक बनेगी।
आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो प्रश्न उठाए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का मैं भी ट्विटर टाइमलाइन देख रही हूं, उनसे तीखी बहसें हुई है मेरी। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे हम अग्री करते, किसी पॉइंट पे इनफैक्ट हम अग्री नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो गलत नहीं कहा है। जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी इतनी रैपिडली कम्युनल नहीं रही कभी भी, वो कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके की भाषा में बात करती है, जिस विचारधारा का समर्थन कर रही है और जिन विचारधारा के लोगों के द्वारा हाईजैक हो गया है कांग्रेस का एजेंडा, उस पे सवाल इनके इंटरनल, इनके अपने आंतरिक लोग लगा रहे हैं। इस पे आत्मावलोकन करने के बजाय प्रति प्रश्न अगर अपने ही लोगों से नहीं कर पा रही है, तो मैं इसमें क्या कहूं, कौन ग्राहक, कौन खरीदार, कैसी दुकान। मुझे तो लगता है ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हाल है। प्रेम, सही बात है आपकी बिल्कुल आमिर जी, कि प्रेम बाजार में खरीदने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन आप देखिए ये जिस मेंटालिटी से बात करते हैं, ये एक्चुअली ये भारतीय परंपरा और भारतीय विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं ही नहीं। जी, ये वेस्टर्न की, शायद इटली की कंज्यूमरिस्ट विचारधारा से परिपक्व लोग हैं, इनको हर चीज में कंज्यूमरिज्म। अनुजत रे, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। मैं वारिस पठान और गौरव भाटिया आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये बड़ा आरोप है कि आप लोग हिंदू विरोधी हो गए हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। देखिए, जो लोग आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पूछते हैं, हम तो ये कहते हैं पहले अपनी ये विचारधारा बता दें। हमारी तो विचारधारा पूरी तरह से भारतीयता की विचारधारा है। हमारी तो विचारधारा आजादी से पहले से लेकर के और आज तक वो थी कि हमें इस देश से प्यार था और इस देश से नफरत करने वालों के हम खिलाफ थे। लेकिन ये बताएं ना, ये तो वो लोग थे जो इस देश को गुलाम बनाने वालों के साथ पक्ष में खड़े रहे, इस देश को जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा, उनके पक्ष में खड़े हुए, स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में खड़े रहे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक, 52 साल तक अपने आरएसएस के मुकाबले में इस देश का तिरंगा झंडा नहीं फहराया। गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपके साथ उनकी तीखी डिबेट हुई, कुर्बानी दी, बलिदान। गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ आपकी तीखी चर्चाएं हुई, तीखी बहस हुई, लेकिन ये जो मामला सामने आया है, ये जो बयान सामने आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अमीर जी, केवल बड़ा नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, चाटुकारों की छोड़ दीजिए जो कांग्रेस पार्टी में है, वहां पे सूरज का अगर प्रकाश भी आएगा तो वो आंखें बंद कर लेंगे अगर राहुल गांधी कहेंगे अंधेरा है। अब याद करिए, 1 माह पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कोई बुझा हुआ चिराग श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं हरा सकता है, और ऐसा ही व्यक्ति हरा सकता है जिसमें ऊर्जा हो, और वो प्रियंका वाड्रा गांधी की बात कर रहे थे। अब खुले में उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी दगा हुआ कारतूस है, ये वो रॉकेट है जो लॉन्च होता नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रियंका वाड्रा की बात करी है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि राहुल गांधी में क्षमता नहीं है, और आज कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकारा है कि राहुल गांधी में दमखम नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दे सके। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता गॉडसे और गांधी पे ज्ञान दे रहे थे। महात्मा गांधी जी की जो सीख है वो आचरण में आपने नहीं उतारी, केवल गांधी जी का नाम चुरा लिया। असली में तो आप गांधी हैं, गांधी, GHANDY। आप गांधी क्यों बन गए नाम से? और गॉडसे की बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, ये बाबूलाल चौरसिया की है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की उपस्थिति में। ये गॉडसे पूजन करता है, गॉडसे का भक्त है, उसको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने नाम रखा गांधी का, आचरण आपका है गॉडसे का, पूजनीय आपके लिए गॉडसे है, और आप राहुल गांधी के कमरे में चले जाइएगा अमीर जी अगर कभी मौका लगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी भी गॉडसे की पूजा कर रहा हो। वारिस पठान, उसका कोई लेना देना नहीं। वारिस अगर लेना देना होता तो महात्मा गांधी जी का जो गांधी सरनेम है, जो इतना पवित्र और पावन है, उसको चुरा के अपना गांधी कैसे बना दिया? क्या देश को ये जानने का हक नहीं है? क्या ये हम पूछ नहीं सकते? वारिस पठान, हाँ अमीश भाई, मैं सुन रहा था। अमीश भाई, एक लाइटर वेन के अंदर कुछ बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे कि एक प्रवक्ता कोई थे, उठ के चले गए, बोले बॉयकॉट कर रहे हैं। फर्ज करो कि अगर और सबने बॉयकॉट कर दिया तो क्या आप और गौरव भाटिया दोनों अकेले बैठ के चर्चा करेंगे
क्या डिशुम डिशुम होगा, कौन किसकी तरफ से बोलेगा, गौरव भाटिया क्या बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, आप सेक्युलर की तरफ से बोलेंगे, क्या करेंगे दोनों एक साथ बैठ के गालियां देंगे। तो थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना बोला, थोड़ा सुधर जाना चाहिए। अब बात नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट बात ये आप भी बॉयकॉट करोगे बारिश भाई, आप तो ऐसी बात है, आपने तो कहा था 15 करोड़ है, 100 करोड़ भाई है, हमने तो तब भी बॉयकॉट नहीं किया, अपनी विचारधारा की ताकत से हराया। ये देखो गौरव भाई, हाँ अमीश भाई सुनिए, ये सुन रहा था मैं सबकी बात, तो ऐसा लग रहा है पूरे देश के अंदर कौन बड़ा हिंदू उसकी होड़ लगी है। देखिए बीजेपी तो सबको पता है, वो तो हिंदुत्व के रास्ते पे चल रही है, मगर यहाँ भी तो देखिए ना। एक सेकंड गौरव वारिस पठान को बोलने दीजिए ना, वो आपके बीच में नहीं बोले। लेट हिम मेक हिज पॉइंट जी। तो अगर सब इनकी बात करेंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा, कौन खड़ा रहेगा वारिस पठान के लिए अमीश भाई। और हम जब बात करते हैं माइनॉरिटी की, हम जब बात करते हैं मुसलमान दलित भाइयों की, तो हम पे ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी इल्जाम क्यों लगाती है फिर जी? आप बोलिए ना, चलिए आप बोलिए कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है जी, आप डिफाई करिए कमलनाथ को, आप बोलिए कि कमलनाथ ने जो कहा रॉन्ग था, मगर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी खामोश है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोज खामोशी के साथ चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। वहां दिग्विजय सिंह अनाप शनाप बकरे पहले बोल रहे थे बजरंग दल को बैंड कर देंगे, उसके बाद दिग्विजय सिंह बोलने लगे बजरंग दल में अच्छे लोग हैं। अरे कौन अच्छा है? मोनू मनेसर अच्छा है बजरंग दल का, बिट्टू बजरंगी अच्छा है बजरंग दल का, क्यों आप नहीं पकड़ते मोनू मनेसर को? गहलोत सरकार नासिर जुनैद की हत्या कर जाती है, जला दिया जाता है, तो उनके घर वालों को 5-5 लाख रुपया इनाम, 5-5 लेकिन आप काली कांग्रेस को कोस रहे हैं। यहाँ सुनील यादव एक सेकंड, वारिस भाई सुनील यादव भी वासुदेव कृष्ण का पोस्टर लगाकर पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं भगवान राम के साथ तो हमें है ही। वही तो बोल रहा हूं, ये तो सब दुनिया देख रही है। अरे तो मुसलमानों ने आपको रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए समाजवादी को इस बार यूपी में, क्या कर रहे हो आप? आजम खान बेचारे कहाँ हैं? उनका तो पुरसा ने हाल ही आपने छोड़ दिया, आपके बेचारे एमएलए को स्टेजों से उतार दिया जाता है, चलो हटो, मगर वोट लेकर ऐसा क्यों करना? क्यों खामोश बैठे? चलिए नूप अकील यादव ने क्या बोला, चलिए बताइए मेरे को, एक भी मर्तबा कंडेमनेशन सुनील यादव को मार दिया ये लव जिहाद के नाम के ऊपर। वारिस पठान का आरोप है कि आपको वोट चाहिए मुसलमान का, और मुसलमान को आपको सम्मानित नहीं करना, उनके मुद्दे नहीं उठाने, आपको वोट उनका चाहिए। क्यों नहीं रखते? हम सबकी बात करते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, जाति धर्म मजहब नहीं मानते, और अगर हमारा धर्म हिंदू है, हम हिंदू हैं, हमारी भगवान राम पर, कृष्ण पर या हनुमान पर आस्था है, तो ये निजी है, ये राजनीति नहीं है। मार दिया, घर उजाड़ दिया, उस पे खामोश है आप लोग। जी राजनीति नहीं करते। जी सुनील गौरव भाटिया, ये जूता जो चला है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, आरोप है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांड करवाया है ये, हालांकि कार्यक्रम ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही था जहां पर जूता चला है। हाँ, मैंने बड़े ध्यान से सुना और मन में ये सवाल भी आए, ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जब बसपा में होते थे तब भी, और जब सपा में है तब भी भगवान राम को गाली देते थे। एक नारा इनका था जब सपा बसपा साथ आई थी, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए डैश डैश डैश। अब बताइए, किसी भगवान के लिए ऐसे अपशब्द कहना कुछ वोटों के लिए, और है क्या ना, चुनावी मौसम ऑन है, चुनावी मौसम ऑन है तो सपा के लिए भगवान राम आ गए हैं, जालीदार टोपी चली गई है। अभी जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो भगवान राम को गुड बाय कह देंगे, जालीदार टोपी लगा के इधर उधर घूमने लगेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, जिस कपिल सिब्बल ने राम मंदिर का सुनवाई चल रही थी और कहा था चुनाव के बाद होगा इस पे सुनवाई, उसको आपने क्यों ले लिया, समर्थन किया राज्यसभा में? आप रामलल्ला के दर्शन करने क्यों नहीं गए अखिलेश यादव जी? यहाँ साथी सुनील भाई बैठे हैं। सुनील जवाब हमारा शेर तो योगी आदित्यनाथ जी बोले उस पे, यहाँ पे बता दें इनका स्टैंड क्या है और अंत करूंगा। जब अयोध्या का फैसला आया था उसने लिखा, कई कार्यक्रमों के माध्यम से कहा है कि जैसे उन्होंने कहा था ये फैसला गलत है, बन के तैयार होगा, हम दर्शन भी करने जाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, और भगवान राम को कोई बाय बाय नहीं कर सकता। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला नाम उसके कान में राम कहा जाता है, और जब व्यक्ति की अर्थी जाती है तो लोग राम राम कह रहे हैं। जब इतना राम को जानते थे तो उन राम सेवकों पे गोली क्यों चलाई? बात कहेंगे, आप कहते हैं बच्चा जब जग में आता है तो राम का नाम लेता है,
जब जग से जाता है तो राम नाम सत्य का नाम लेता है। तो जब राम इतने महत्वपूर्ण थे तो राम के भक्तों पर गोली क्यों चलवाई, ये सवाल भी पूछा जाएगा। सीएनबीसी आवाज में अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर जारी है। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज का टक्कर का मंडे एडिशन, टक्कर का सोमवार एडिशन। और अब बात उनकी जिनके नाम बड़े हैं और दर्शन बेहद छोटे हैं। मैं आज आपको व्यूअर्स जो बताने जा रहा हूं, ये सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, शौक में आ जाएंगे, आपको हैरानी होगी और खुद को दुनिया भर में मुस्लिमों का रहनुमा कहने वाले देश, उनके यहां पनाह की आस में आ रहे लोगों का स्वागत कैसे करते हैं, सबसे पहले यह समझ लीजिए। मेरी इस खबर का सोर्स यानी जरिया क्या है? दरअसल ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की संस्था ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करी है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैकड़ों प्रवासी जो यमन के रास्ते सऊदी अरब में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें बॉर्डर पर रोका गया है। ना सिर्फ रोका गया है, गोली, मोटार और हथगोलों के जरिए मौत के घाट उतारा गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 से जून 2023 के बीच बड़ी संख्या में असाइलम पाने की उम्मीद से आ रहे प्रवासियों का हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच का यह भी दावा है कि दुनिया से यह सच छुपाने के लिए शवों को वहीं दफनाया जा रहा है। यानी जब तक ये लोग जिंदा थे, ना तो तब इन्हें सुकून मिला और ना ही मरने के बाद उन्हें उचित सम्मान मिला। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, आप सब जानते हैं, और दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए सऊदी अरब की बेहद खास अहमियत है, एक खास स्थान है। लेकिन सोचिए, वहां आसरा पाने की उम्मीद से यमन से जो मुसलमान पहुंचे थे, उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। दूसरी ओर भारत है, जहां रोहिंग्याओं को वापस भेजने की अगर बात तक होती है तो डर के माहौल वाला एजेंडा छेड़ दिया जाता है। हालात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां या फिर रोहिंग्या, उन्हें वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा के दिए जा रहे हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम का हिस्सा कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब में जो हुआ, उस पर भारत में खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताने वाले सारे सूरमा खामोश हैं। किसी की ट्विटर टाइमलाइन पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक शब्द नहीं है। मैंने पूरा खंगाला। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां मुस्लिम समाज के सभी 72 फिरके मौजूद रहते हैं, और सिर्फ इस्लाम के ही क्यों, भारत में तो लगभग हर धर्म के लोग सम्मान पूर्वक संविधान सम्मत अपना काम कर सकते हैं, उनके अधिकार हासिल है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन माहौल बनाया जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। और 2014 के बाद से तो देश में जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन जरा आंखें खोलिए और देखिए, जिसके पास सबसे पाक इस्लामिक देश का रुतबा है, वहां क्या हो रहा है। दूसरी तरफ भारत है, जहां अगर आप भारत के नागरिक हैं तब तो सुरक्षित है ही, लेकिन अगर आप घुसपैठ करके देश में घुस आए हैं तो आपके हिमायतियों की तो कोई कमी नहीं है। व्यूअर्स, आज की ये खबर उनके लिए आईना है जो अपने फायदे के लिए प्रोपेगेंडा, झूठ लगातार फैलाते हैं, और ये खबर उनके लिए भी है जो इस तरह के प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं और शामिल हो जाते हैं। फिलहाल व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, शुभ रात्रि।